So let's start. सबसे पहले एज ऑल ऑफ यू नो प्रेसी राइटिंग है जो 20 मार्क्स की है। ये पढ़ लेते हैं कि एग्जामिनर ने खुद क्या कहा हुआ है कि केयरफुल सेलेक्टेड पैसेज विद एन ओरिएंटेशन और जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग एंड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन शैल बी गिवन फॉर प्रेसिंग एंड सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल। तो बेसिकली वो करता क्या है कि 20 मार्क्स में से 15 जो होते हैं चले जाते हैं प्रेसी के और 5 मार्क्स जो है वो आपके टाइटल के होते हैं। तो 5 होल मार्क्स आर फॉर योर टाइटल दैट यू कैन नॉट लूज। ऑब्वियसली हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने प्रेसी के टाइटल को, या अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, वो बिल्कुल लिखते ही नहीं हैं। तो ये नहीं करना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंशन प्रेसी का टाइटल एज वेल। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में अगेन इट्स 20 मार्क्स और 5 सवाल नॉर्मली होते हैं और इस तरह से उसकी डिवीजन हुई होती है, या 4 सवाल होंगे 5-5 नंबरों के इस तरह से। तो अब इसके बाद आपकी आ जाती है ग्रामर और वोकैबुलरी। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। प्रेसी का आपको पता है कि एक चीज़ है, कॉम्प्रीहेंशन दूसरी चीज़ है। ठीक है, आगे जो है थोड़ी सी छोटी छोटी ग्रामर की चीज़ें हैं जो हमने बचपन में की होती हैं या बड़े होते हुए हम लोग पढ़े होते हैं, बट वो हमारे ज़हनों से या तो बाहर होती हैं या हमें उसके रूल्स नहीं पता होते, या हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उनको करते हुए। तो वो भी एग्जामिनर ने जॉट डाउन कर दिया है कि ये इनमें से या इसमें से आ सकता है। तो उसमें से देख लेते हैं कि टेंस है, उसके बाद आर्टिकल्स हैं, फिर प्रेपोजिशन है, फिर कंजक्शंस है, उसके बाद पंक्चुएशन है, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नॉर्मली ये आपके एमसीक्यू सेक्शन में आता है, विच इज द फर्स्ट 20 मार्क्स ऑफ योर पेपर। उसके बाद आ जाते हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स, फिर आ जाती है पंक्चुएशन, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और टेंसेस। अब जरूरी नहीं है कि इन सारे की सारे ही आएंगे आपके एग्जाम में, मगर यह है कि इनमें से कुछ चीजें आ जाएंगे, पंक्चुएशन और लेट्स से प्रेपोजिशंस आ जाएंगी, इस तरह करके कॉम्बिनेशन करके वो दे देता है। ठीक है, सो आपकी ये सारी चीजें आपने घबराना नहीं है, आपकी स्लाइड्स में कवर्ड हैं। जो मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन देम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में वो दो चीजें चेक करता है, वन या आपकी ग्रामर चेक करेगा या आपकी वो पंक्चुएशन चेक करेगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली उसको रीराइट करना होता है सेंटेंस को, या आपको अक्सर ये होता है कि आपको पैराग्राफ्स के फॉर्म में आ जाता है, उसको आपने एज इट इज कन्वर्ट करना होता है। ये भी आपके 10 मार्क्स के होते हैं। सो अगेन सम मार्क्स दैट यू कैन नॉट लूज, बिकॉज ये बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ आपने रूल्स को अप्लाई करना होता है जो कि विच आर गिवन इन योर स्लाइड्स। तो इट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग इफ यू फोकस ऑन इट, इफ यू गिव इट लाइक 1 or 2 hours लेट्स से एवरी वीक, तो आप बड़े आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। फिर आपकी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होती है। मोस्टली जो आपके मार्क्स हैं इसी में लूज होते हैं, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होता है कि उन दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब आता हो। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो रैंडम लिस्ट दे देते हैं 20 वर्ड्स के मॉडरेट स्टैंडर्ड, या तो होता है कि दे नाइदर वेरी इजी नॉर अटरली अनफेमिलियर। ठीक है, उसको ग्रुप करके या इस तरह से आपको दे देते हैं, जिसमें से आपने करना ही होता है कि आपने उनकी एनालिसिस ड्रॉ करनी होती हैं। तो अब ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जो है ना वो 2 किस्म की आगे आ जाती है। एक होता है कि आप जिसमें से आपने एनालॉजी ड्राइव करनी होती है। ठीक है, जिसमें से फॉर एग्जांपल जो मैं आपको स्लाइडों में भी कराया है कि 2 लफ्ज आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और अब उन 2 लफ्जों के बीच का जो रिलेशनशिप है आपने तीसरे और चौथे पे अप्लाई करना होता है। तीसरा लफ्ज आपको दिया होता है, चौथा आपको नहीं दिया होता। सो इट्स मोर लेस इट्स लाइक दिस, ये क्वेश्चन मार्क होता है आपका। ये आपने इसका और इसका रिलेशनशिप आपने इसके रिलेशनशिप को बेस करके देखना होता है और अप्लाई करना होता है। एक आपकी एनालॉजी आ जाती है, दूसरा आपको जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता बनाया, तो आपको फिर नंबर वो नहीं देता मतलब। सो इफ योर सेंटेंसेस कैन नॉट डिफरेंशिएट ईच वर्ड एंड इट्स पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मीनिंग, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। सिमिलरली अगर आपको एक का मतलब आता है और इसका आपने सेंटेंस सही बना लिया है, दूसरे का आपको मतलब नहीं आता सही तरीके से और आपने इसका सेंटेंस नहीं बनाया, तो आपको फिर नंबर वो नहीं देता। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए बिफोर यू प्रोसीड ऑन टू योर प्रेसी पेपर। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो आपकी आ जाती है सेंटेंस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ये होता है कि आपको एक उर्दू दिया होगा और आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। अब वो कह यही रहा है कि 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस, समटाइम्स इट्स अ पैराग्राफ, इट्स नो गिवन थिंग, involving structural composition, significant terms and figurative idiomatic expressions, ठीक है, shall be given to be accurately translated into English. It is up to you if you want to change it into idiomatic language. It is up to you if you do not want to change it into a very figurative language. If you want to translate everything as it is completely up to you. ठीक है, तो आप वो करें। और एक नंबर का थोड़ा बहुत फर्क होता है ऑब्वियसली इफ यू हैव अ डिफरेंट ट्रांसलेशन, और अगर आप थोड़ा सा उसको इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा फ्लावरी बनाते हैं, तो probably you'll get like 1 more mark, but ये है कि normally अगर आप as it is भी translate करते हैं तो सही होता है। तो these are some of the parts of your syllabus
एंड आई होप आपका सिलेबस थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके आपके जहन में आ रहा है. अगेन देयर इज नो नीड टू बी टेंस्ड, देयर इज नो नीड टू बी क्या कहते हैं परेशान अबाउट द एंटायर सिलेबस, बिकॉज other than pressing and composition, everything is what you have done in your life. चले एनालॉजी नहीं किया होगा लेकिन लफ्ज आपको आसपास समझ आ रहे होंगे. चले आपने पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं एज इट इज पेयर ऑफ वर्ड्स कभी नहीं किए होंगे, लेकिन जो लफ्ज लिखे होते हैं वो मोरलेस इतने होते हैं कि बंदा कर लेता है फिगर आउट. और अगर नहीं भी कर सकता तो आई हैव गिवन यू आपके कोर्स पैक में या पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो मोस्ट कॉमन है या जो मोस्ट यूज्ड है इन योर CSS एसेज एंड योर CSS प्रेसीज, वो जो है लफ्ज मैंने जॉट डाउन करके, और आप ऐसे कुछ इंटरनेट से भी हेल्प ली है, कुछ खुद ही से भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आई हैव मेड अ लिस्ट एंड यू कैन रेफर टू दैट. आप उसमें से लफ्ज याद कर सकते हैं, उसमें से लफ्ज देख सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू. ये हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स इसमें हर साल फेल भी होते हैं और अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश जनरली एज वेल. सो द पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग दिस कोर्स इज कि जी मैंने इसलिए ये स्लाइडें बनाई हैं और इतनी इस पे मेहनत की है कि मेरा आपका जो डर है ये प्रेसी का, ये आपके जहनों से और आपके दिलों से निकल जाए. ठीक है, प्रेसी कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है. आई नो आई से दैट फॉर अ लॉट ऑफ अदर पेपर्स एज वेल, लेकिन प्रेसी स्पेशली मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि इट्स मोर और लेस लाइक अ समरी of all the important points that you have covered in or you have read in a particular passage. ये वो चीजें जो शायद हम बचपन से करते आ रहे हैं, but for some reason we are very very scared about कि भाई ये चीज कैसे होगी. ठीक है, हम क्यों फेल होते हैं, एग्जामिनर क्यों फेल करता है, क्योंकि हम उस बेसिक फॉर्मूला के ऊपर अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं करते. हम अपनी प्रेसी को अपने अंदाज में लिखना चाहते हैं. We want to pick out irrelevant stuff as well. We want to mention all the points that we think are necessary in a particular passage. But that is not the point of a pressy. The point of a pressy is to basically only pick out the most important points और उसके बाद आप उनको jot down करें, connections draw करें उनके बीच में, make connecting sentences. ठीक है, एक आसान सी सिंपल से क्रिस्प सेंटेंसेस फॉर्म करें. उनकी फॉर्मेशन ऐसे हो कि पढ़ने वाले को पैसेज की समझ आ जाए. पर आपकी प्रेसी जो भी पढ़ा हो को उसको उसके सामने अगर पैसेज ना भी हो तो उसको पता होना चाहिए कि जी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज बात किस बारे में कर रहा है. ठीक है, उसके बाद हमारे इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में और आगे आपका जो नेक्स्ट चीज आएगी वो कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा. उसके बाद आई स्टार्ट पुटिंग इन एंड फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, फिर जी ट्रांसलेशन आ जाएगी, फिर जी आपके डिफरेंट वर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद पंक्चुएशन आ जाएगी. एवरीथिंग जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये बेसिकली सारी चीजें ये एग्जामिनर आपका करता क्या है, कंबाइन कर देता है एक एग्जाम में इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन में, ताकि और आपको देख के काफी घबराहट होती है कि भाई इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, हाउ विल वी एवर कवर सो मेनी इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इन सच लिटिल टाइम. बट द पॉइंट ऑफ दिस अगेन दीज लेक्चर स्लाइड्स इज कि आप इन चीजों से मत घबराएं, बिकॉज हम बचपन से ये चीजें करते आ रहे हैं. पंक्चुएशन, टेंसेस, दे आर नॉट अनयूजुअल और दे आर नॉट वेरी न्यू टू अस. सेकेंडली, दीज आर ऑल वेरी इजी थिंग्स. ऐसे जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसमें चलो गुंजाइश भी नजर आ जाती है कि यार चलो मैं इफ आई एम फ्लंकिंग दिस एग्जाम मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है, मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड. बट प्रेसी में तो मैं क्या समझती हूँ कि इस चीज को भी आप मिनिमाइज कर दें. प्रेसी में तो 110% यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड जस्ट जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी और कंपोनेंट्स हैं मैं उनको बारी बारी करके लेके चलूंगी. चलिए आप अपनी स्लाइड की तरफ देखिए. तो जो पहली चीज है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इंग्लिश प्रेसी. सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी. प्रेसी होता क्या है? अ प्रेसी इज बेसिकली अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ द पैसेज. ठीक है, वो रिटेन करता है एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट्स. एसेंशियल पॉइंट्स मतलब कि इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो वो पैसेज कह रहा है उस चीज को वो कंटेन कर लेता है. ठीक है, वो सारी अहम अहम जो बातें वो पैसेज जो कर रहा है उसको पकड़ के एक पैराग्राफ के अंदर जॉट डाउन कर देता है, accompanied with the mood and the tone of the author of the passage. कि बेसिकली वो ऑथर जिसने लिखा है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या था इस पैसेज लिखने के पीछे.
अच्छा जी, हाउ टू राइट अ प्रेसी। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। अब ये मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में हर चीज के रूल्स भी डिफाइन कर दूं। रूल्स डिफाइन करने से ये होगा कि आपको पता होगा कि भाई ये आप टिक ऑफ कर सकते हैं। प्रेसी लिखी तो आपने ये चीजें टिक ऑफ करनी है कि क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 1 अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 2 अप्लाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, बारी बारी इन रूल्स को आपने चेकलिस्ट की तरह आपने टिक ऑफ करना है। सबसे पहली चीज आ गई कि जी आपकी प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एवरेज जो लेंथ है जो रिकमेंडेड होती है, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्पेशली मैं भी यही रिकमेंड करूंगी कि आपकी प्रेसी की लेंथ शुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सो व्हाट यू डू इज, आपके पास आ गया प्रेसी का एग्जाम, ठीक है, आपने एक एवरेज वर्ड काउंट ले लेना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वर्ड काउंट आपने कैलकुलेट करके उसके बाद आपने 3 से डिवाइड करके जितने भी लफ्ज आपके पास होंगे उतनी में कोशिश करनी है कि आपकी प्रेसी उतनी ही अल्फाज में है। 5-10 अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि जी 20-20-30 लफ्ज ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ना हो। प्रेसी का जो पॉइंट है, जो एसेंस है कि भाई शॉर्टेंड फॉर्म है, वो इट बेसिकली loses in the process when you try to write elaborate sentences, when you try to exceed your word limit. ठीक है, so this won't be recommended. अच्छा जी, for CSS exams, one good rule is to divide the given number of words by 3 and use a liberty of +-10 words in the final draft. ठीक हो गया। अब प्रेसी के अंदर होना क्या चाहिए, ठीक है, अब ये 5 चीजें हैं जो बहुत अहम है कि आपकी हर प्रेसी के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी। योर प्रेसी शुड ऑलवेज बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये ना हो कि आपने एक्सट्रीमली हैवी अल्फाज इस्तेमाल किए हो ग्रामर के। One of the reasons why a lot of candidates fail the Pressy paper is because they want to use extensive vocabulary for no reason. हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि आप synonyms ढूंढें उन अल्फाजों के। Do not try to replicate or reproduce the same words as used in the passage. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि रिप्रोड्यूस नहीं करना तो आप इतना ही डिफिकल्ट लफ्ज उसकी जगह ले आए कि एग्जामिनर के भाई इससे आसान तो वो पैसेज था जो हमने दिया एग्जाम में। ठीक है, सो इजी टू अंडरस्टैंड का ये मतलब है कि एग्जामिनर के लिए आसानी से वो पढ़े और वो समझ आए कि भाई इस कैंडिडेट को, इस बच्चे को समझ आ गई कि पैसेज ने क्या कहा है। ठीक हो गया। उसके बाद है करेक्टनेस इन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन द आइडियाज। अब ये दो चीजें हैं। सबसे पहले we're going to talk about in the usage of language. I will again reiterate, पहले भी शायद मैंने काफी जो मैंने पेपर्स पहले पढ़ाए हैं उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि लैंग्वेज पे खास फोकस करें। स्पेशली ये एग्जाम तो है ही आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब है कि प्लीज डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स, ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स। कोशिश करें मिनिमम गलतियां कम से कम हो आपकी ग्रामर की, क्योंकि ये है ही पेपर ग्रामर का। ठीक है, एग्जामिनर जो है इसमें सिर्फ आपकी ग्रामर ही मोर और लेस चेक कर रहा होता है। इज आर, ठीक है, वाज, इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे, वर्ब्स नहीं डाल रहे प्रॉपर, आप उसकी प्रेपोजिशंस वगैरह नहीं डाल रहे, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही अगर सही नहीं है ना, तो वो एक ग्रामर के पेपर में इट विल पिस ऑफ द एग्जामिनर, इट विल मेक हिम अ लिटिल मतलब जिटरी, वो थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई ये क्यों नहीं सही लिख रहा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि लैंग्वेज आपकी बिल्कुल करेक्ट हो। उसका आसान हल ये होता है कि आप अल्फाज आसान इस्तेमाल करें प्लीज। ये एंड दिस इज स्पेशली गोज फॉर पीपल फ्रॉम, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट, लेकिन अक्सर जो OA लेवल्स के हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जो वो ज्यादा गलतियां करते हैं इस चीज की। या अक्सर मैंने देखा है कि जो मैट्रिक FSC बैकग्राउंड, बोथ एक्चुअली बैकग्राउंड्स के, इफ आई ट्राई टू रिमेंबर नाउ, दोनों ही की गलती होती है। फॉर सम रीजन आई डोंट नो, वी वांट टू यूज वेरी हाई एंड वोकैबुलरी, ठीक है, बिकॉज हमने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल की होती है, हमारे नंबर भी आए होते हैं, बचपन से नंबर जब मिले होते हैं इस चीज पे तो हमें लगता है कि भी बड़ी अच्छी चीज है। तो अपने आप को ट्यून करना CSS में इसके आसान जबान इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है इन दी आइडियाज। आइडियाज आपके करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि पैसेज बात कर रहा है एक डिफरेंट चीज की और आप बात कर रहे हैं कंप्लीटली डिफरेंट चीज की। ठीक हो गया, तो बिल्कुल आइडियाज आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने ये नहीं अपने ओपिनियंस, अपने आइडिया
प्रेसी को, इस पैसेज को पढ़ के मैं क्या इन्फर करता हूं इससे, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, दैट्स नॉट योर जॉब इन द प्रेसी एग्जाम। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप सिर्फ जो पैसेज है उसको पढ़े, समझे और उसको थोड़े अल्फाजों में वापस रिप्रोड्यूस तो नहीं कही हुई, लेकिन अपने अल्फाजों में लिखे कि ये कहना चाह रहे ऑथर। ऑथर का व्यू पॉइंट इज द व्यू पॉइंट। आपने अपने आइडियाज, सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आनी इसके अंदर, ठीक हो गया। फिर है कोहेरेंस, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस बात कर रहा है कि भाई द ऑथर वेंट देयर, ही ट्रैवल्ड so much, and the second sentence talks about how something else is happening in another universe, ठीक है। बिल्कुल डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस ना हो, कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, जो कि गालिबन आप लोग अपने ऐसे के एग्जाम में भी आपको बहुत समझाया जाता है। आई एम श्योर जो आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं नियर पेयर पे या जनरली और जगह पे भी उन्होंने भी बताया होगा कि कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में। और फिर कंसाइसनेस, अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग कि प्रेसी जो होगी वो आपकी ब्रीफ होगी, लंबी नहीं होगी, इररेलेवेंट चीजें उसकी नहीं होंगी और टू द पॉइंट होगी, ठीक हो गया। टू द पॉइंट प्रेसी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, पांचवा जो लफ्ज है कंसाइजनेस, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। कंसाइजनेस अगेन यू शुड नीड टू नो दैट इट मींस ब्रीफ एंड डायरेक्ट, ठीक है। छोटा हो, टू द पॉइंट हो। जितना आप इसको अपने जहन में रखेंगे, जब आप प्रेसी लिख लेंगे आप टिक ऑफ करेंगे कि क्या मेरी प्रेसी वर्ड लिमिट के अंदर है तो टिक करेंगे, क्या मेरी प्रेसी टू द पॉइंट है कि नहीं। पैसेज को पढ़े, देखिए प्रेसी समझा सक रही है कि नहीं समझा सक रही, ठीक है। अगेन कंसाइजनेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी समझी जाती है, ठीक है। कंसाइज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी, ठीक है। अगर ये काफी कम होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अल्फाज खत्म हो गए और आप जो हैं आइडियाज आपके खत्म हो गए हैं लेकिन आपकी वर्ड लिमिट अभी तक पहुंची नहीं है, तो रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है। सुकून से देखना है कि क्या ऐसी कोई चीज आइडिया है जो मैं मिस कर रही हूँ कि या कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। रिपीट करने से गुरेज करें। फिर जी कन्वे आपने करनी इंफॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा रूल है कि आपने थीम ऑफ द पैसेज डिटरमिन करना है, और वो किस तरह से होता है कि आप पहली बार पढ़ेंगे प्रेसी को, पैसेज को, यू विल रीड द एंटायर पैसेज वंस, देन यू विल रीड द एंटायर पैसेज अगेन, ठीक है। 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना पहला ड्राफ्ट लिखेंगे। पहला ड्राफ्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि जी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो आपके पहले ड्राफ्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। और जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको दूसरी बार समझ आने लगेगा कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के, यू गिव इट टाइम, यू नो कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के, you give it time, read it once, then read it again, and then try to figure out exactly what the passage wants, ठीक है। उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं करना, सिंपली रीफ्रेज नहीं करना ओरिजिनल सेंटेंसेस को, अपने वर्ड्स में ट्राई टू यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके नंबर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ब्रेविटी शुड बी देयर बट सो शुड बी क्लैरिटी, ठीक है। बेशक आप इस लफ्ज इस्तेमाल करें, आप क्लियर लिखें कि जी क्या है क्या नहीं, आइडियाज सारे होने चाहिए, लेकिन क्लैरिटी हमेशा जहन में रखनी है कि आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कंसाइज रहिए, मैं बात कर चुकी हूँ, टू द पॉइंट, बट इतना नहीं कि आपकी सेंटेंसेस का मीनिंग जो है उससे इफेक्ट हो, ठीक है। कंसाइज रहे, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल आधा ही याद में आपने सेंटेंस को खत्म कर दिया, ठीक है। लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं सेंटेंस को, छोटा रखें ओवरऑल, और उसके बाद आप आगे बढ़े, ठीक है। फिर जी योर फाइनल प्रेसी शुड बी टोटली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर पर्सन हु हैजंट रेड द ओरिजिनल पैसेज। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं कि अगर एक बंदे ने अपना पैसेज पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। आपका जब प्रेसी पढ़े तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये पैसेज क्या क्या है। ग्रामेटिकल एरर्स प्लीज मत करें। वर्क ऑन योर टेंसेस, पंक्चुएशन, ग्रामर, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा, ठीक है। एरर्स की जगह नहीं है, ग्रामर का पेपर है ये, ग्रामेटिकल एरर्स आप नहीं करेंगे। जो चीज आप ऐसे में कर देते हैं ये सोच के कि भाई चलो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट डू द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द प्रेसी। योर प्रेसी शुड नॉट कंटेन एनी एरर्स व्हाटसोएवर, ठीक है।
I have a whole lecture prepared on tenses, although it's not a part of your syllabus, just because आप समझ सकें कि भाई टेंसेस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कौन से करेक्ट वर्जन है यूजिंग टेंसेस और क्यों ये गलती बहुत बुरी समझी जाती है. ठीक है. अच्छा, फिर आप सिंपल क्लियर क्रिस्प सेंटेंस इस्तेमाल करें, एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करें. डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद डिफिकल्ट लैंग्वेज, प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट. ठीक है. और कॉम्प्लिकेट मत करें चीजों को. यहां पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अगर तो एक बंदे की नेचुरल फ्लो ही ऐसा है कि वो बेसिकली अच्छा मतलब जबान इस्तेमाल कर सकता है, डिफिकल्ट जबान, तो वो अपने आप को कंटेन ना करे. ये ना हो कि भाई वो कहे कि नहीं मैंने तो जान के आसान जबान इस्तेमाल करनी है ताकि एग्जामिनर जो है वो मतलब वो ये ना समझे कि मैं उसको इम्प्रेस कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है. जो आपकी जो नॉर्मल अगर आपका फ्लो ही ऐसा है कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स करेक्टली इस्तेमाल करते हैं, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. What I have a problem with candidates जो कि जबरदस्ती की डिफिकल्ट जबान इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेंस उनको समझ आए या ना आए. ठीक हो गया. अगला आपका रूल है कि अब अगेन इट इज बेस्ट टू रिटेन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द गिवन पैसेज. इसमें ये वो बात कर रहे हैं कि अगर पैसेज का फ्लो ये है कि वो पहले बात कर रहे हैं कि जी वो इटली गया ऑथर, उसके बाद इटली में उसको एक बंदा मिला, उस बंदे ने उसको एक फिलॉसफी बताई. ठीक है. तो आपने इस ऑर्डर को खराब नहीं करना. जिस प्रेसी भी उसी ऑर्डर में करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसी के उसी ऑर्डर में ले जिस ऑर्डर में ओरिजिनल पैसेज है. ठीक है. अपनी साइड से कुछ ऐड नहीं करना. जितनी आपका दिल चाहे कि भाई मैं तो इस पैसेज में क्रिटिक कर सकता हूं, मैं तो फिलोसोफर हूं, मैं तो ये कर लूंगा, ये नहीं करना. ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली, बट ऐड कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा. अपनी नॉलेज आपने बिल्कुल इसमें यूटिलाइज नहीं करनी. ठीक है. दिस इज वन थिंग दैट आई स्ट्रिक्टली फॉरबिड ऑल द कैंडिडेट्स. ठीक है. अगर वो पैसेज में नहीं है वो बात तो आप नहीं लिखेंगे. जितना मर्जी आपको लग रहा हो कि भाई इस बात तो ऑब्वियसली ये बात, अगर वो गया है इटली तो ऑब्वियसली वो फलानी जगह पे तो गया होगा, ये इस मैं लिख देता हूं, हो सकता है मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, ये नहीं करना. ठीक है. अच्छा, प्रेसी हमेशा थर्ड पर्सन में होती है. अगर आप वो स्टार्ट हो रही है इस तरह से, आई वेंट ऑन वेकेशन लास्ट ईयर एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसको लिखा किस तरह से जाएगा प्रेसी में, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से. द राइटर being an avid traveler went on a vacation last year. Make sense? अगर तो पैसे डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, जो कि प्रेसी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका एक सेपरेट टॉपिक है, कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का. और यूजुअली आपकी जो है पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि जी आपने अपनी डिस्क्रेशन जो है इस्तेमाल कितनी करनी है व्हेन डीलिंग विद इंफॉर्मेशन. जितना इरेज कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट चीजों को प्रेसी में आप इरेज कीजिए. ठीक है ना. इरेज एवरीथिंग दैट्स इररेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर प्रेसी. ठीक है. डू नॉट मेंशन एनीथिंग जो कि उस आइडिया से, सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड नहीं है. तो होल पॉइंट ऑफ अ प्रेसी इज कि आपने उस सेंट्रल आइडिया को ग्रास्प करना है, और जितने भी, अगर ये सेंट्रल आइडिया, तो जितने भी कनेक्टिंग सेंटेंसेस हैं वो छुपे होते हैं आपके पैसेज के अंदर जो कि उस आइडिया से कनेक्टेड है. तो उस आइडिया के साथ जितने भी कनेक्टेड सेंटेंसेस है उनको आपने डिटेक्ट करके अपने अल्फाज में लिखना होता है. ठीक है. अच्छा जी, इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको रिटेन करना है आपने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल ये है कि जो अक्सर मतलब एक रूल ऑफ थंब कह लें या आप कहें कि जो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान बना देगा, अगर कोई एग्जाम्पल दी हुई है ना अपने उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक वो एग्जाम्पल प्रेसी में ना मेंशन करें. ठीक है. वो मेन आइडिया मेंशन करें. अगर कोई इलस्ट्रेशन दी हुई है, अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है अननेसेसरी, तो पैराग्राफिंग नहीं होती प्रेसी के अंदर. एक पैराग्राफ में आता है, एक मोनोटोन सी उसकी एक फ्लो होता है. तो कोशिश कीजिए आप उसमें रखिएगा. टाइटल बहुत जरूरी है, इसके अलग मार्क्स होते हैं टाइटल के. ठीक है. हमेशा अलग मार्क्स होते हैं. और इट परटेन्स टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज. अ टाइटल जो होता है वो आपका 3 to 4 या 5 to 6 लफ्ज का होता है, इससे ज्यादा मत करें. 5 चले 5 to 6 वर्ड्स कर लें. ठीक है. इससे छोटा भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मस्ट है कि आपने टाइटल देना है. ठीक है. इसके अलावा आपने अब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं करनी. अगर किसी चीज की फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म ही होगी. ठीक है. अगर LSE नहीं लिख सकते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही लिखना पड़ेगा. ठीक है. कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी फुल फॉर्म, UN है तो पूरी फॉर्म आपके लिखेंगे प्रेसी के अंदर. ठीक है. दीज वर सम ऑफ द रूल्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर प्रेसी. अगला जो कि आप देख रहे हैं, मैं आगे जाने की भी कोशिश कर रही हूँ, बट मैं आपको इंशाल्लाह
अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से प्रेसी, हाउ डू यू गो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रेसी। क्या क्या चीजें जो हैं आपको टिक ऑफ करनी पड़ती हैं जब आप एक अच्छी प्रेसी लिख रहे होते हैं। थोड़ा सा अब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूं, लेकिन आई ट्राई टू वेरी क्विकली इन 5 मिनट्स जस्ट गिव यू अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसमें एक एक करके जरा चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। सबसे पहले जो आपकी प्रेसी की लेंथ है वो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज हो। 5 सीज आपके 5 क्या कहते हैं चीजें होनी चाहिए: क्लैरिटी, करेक्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस और कंसाइजनेस। उसके बाद आपने पढ़ना है, फिर दोबारा से पढ़ना है। यू हैव टू डिटरमिन द थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, चौथी चीज, रिप्रोडक्शन तो नहीं है, कोई पैसेज लिखा, चेक किया आपने कि भाई मैं कोई चीज वर्ड्स रिपीट तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो रेप्लिकेट हो रही है। उसके बाद आपने क्लैरिटी पे बहुत फोकस करना है कि आपकी जो प्रेसी है, इज इट टू द पॉइंट और नॉट। ठीक है, फिर आपकी फाइनल प्रेसी बिल्कुल ऐसी हो कि जिस बंदे ने ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़ा हुआ उसको बिल्कुल समझ आ जाए। कोई ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूल्स में भी आपको इंपॉर्टेंट रूल्स देखने हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। फिर सिंपल क्रिस्प सेंटेंसेस हो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओरिजिनल ऑर्डर होना चाहिए प्रेसी का, अपने से कुछ ऐड नहीं करना आपने। ठीक है, उसके अलावा प्रेसी जो है वो 3rd पर्सन में लिखी जाएगी। डिस्क्रेशन किस तरह से इस्तेमाल करनी है कि जो अनवांटेड चीजें हैं, जो इररेलेवेंट चीजें हैं, उसको फटाफट डिलीट कर दें, और जो सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं उनको तलाश कीजिए अपने प्रेसी के अंदर। पूरी खोल होनी चाहिए प्रेसी, पैराग्राफिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। टाइटल लाजमी होना चाहिए प्रेसी के अंदर। डू नॉट गिव मी अ प्रेसी टू चेक विच डज नॉट हैव अ टाइटल, बिकॉज इट automatically deducts a lot of your marks and gives a very very bad impression टू द एग्जामिनर कि भाई इसको ये चीज पता ही नहीं है कि मैंने अगर एक प्रेसी लिखनी है और एग्जामिनर के सामने पेश करना है तो टाइटल देना भी है नहीं। एंड अगेन आपने एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी। जनरल स्टेप्स पे आ जाएं, पहले भी डिस्कस हुआ है लेकिन ये बस स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहली चीज है कि आपने अपना पैसेज थरली जो है वो पढ़ना है। पढ़ें, दोबारा से पढ़ें। एक बार पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, वेरी नॉर्मल, नो नीड टू पैनिक। बहुत नॉर्मल बात है कि जी एक बार पैसेज पढ़ा और बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया, दोबारा से पढ़ें। जब दोबारा आप पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, आपको अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता, इवन देन इट्स कंप्लीटली फाइन। डू नॉट पैनिक, डू नॉट लुक एट अदर कैंडिडेट्स, डू नॉट लुक अराउंड एंड ट्राई टू फिगर आउट कि भाई हर बंदे को इतनी टेंशन है या नहीं है। ठीक है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। तो आपने करना क्या है कि तीसरी बार भी अगर आप पढ़ें, आपने अंडरलाइन करना है जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है। आपके हिसाब से जो इररेलेवेंट चीज है आपने उसको कट करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक हो गया? वंस यू अंडरलाइन व्हाट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, आप उसको अंडरलाइन चीजों को कहीं पे जॉट डाउन करें। आपने अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, जिसको मैं कहती हूँ, आपने जॉट डाउन करने हैं पॉइंट्स के भाई मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है। When you have jotted down all the points, उसके बाद आपने देखना है कि क्या अब ये ओरिजिनल पैसेज की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है या नहीं, क्या मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं या नहीं लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई चीज मिस कर दी है, then try to go back to the passage। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सेंट्रल आइडिया को समझना है कि पैसेज ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को भी लिखने से पहले जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप मल्टीपल रीडिंग्स कर रहे होते हैं, तो फोकस ये नहीं, अगर एक मुश्किल लफ्ज आ गया प्रेसी में तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई रुक जाओ, डिक्शनरी मेरे पास नहीं है, इसका लफ्ज मुझे मतलब नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको मतलब नहीं समझ आ रहा एक मुश्किल अल्फाज का, तो आप करें ये कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें और सेंस बनाने की कोशिश करें कि इसका मतलब पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हो क्या सकता है। ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, आपको एक एक लफ्ज नहीं समझना एक प्रेसी में। ठीक है, जब कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, देन यू बेसिकली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सेंट्रल आइडिया की तरफ जाए कि बेसिकली इस पैसेज जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात यह है कि आप, जो कि मैं पहले ही बात आ चुकी हूँ शायद पॉइंट 1 में, कि यू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैसेज दैट परटेन टू द सेंट्रल आइडिया। जब आपने एक बार अंडरलाइन कर ली कि भाई ये जो है बंदा इटली गया है, बंदे को ही फाउंड सम पर्सन, ही फाउंड अ गर्ल ओवर देयर। ठीक है, ही रियली लाइक्ड द गर्ल। ठीक है, ही मैरिड द गर्ल।
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वेरी बेसिक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये 4 पॉइंट्स आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन देम एंड स्ट्राइक एवरीथिंग ऑफ. उस बंदे ने इटली में खाना कहाँ कहाँ खाया इज इररेलेवेंट. इफ द पैसेज टॉक्स अबाउट, लेट्स से कि एक बंदा और उसका रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर गर्ल एंड हाउ ही मेट अ पर्टिकुलर गर्ल, देन एवरीथिंग एल्स which could be where he went in Italy, कहाँ वो साइट सीइंग की उसने, कहाँ पे let's suppose उसने खाना खाया, उसका होटल कौन सा था, every other information then becomes irrelevant. Then you have to figure out कि जी important points passage के क्या हैं जो central idea के साथ connect हो रहे हैं, and then you strike the rest of the things off. ठीक है. अच्छा, अब जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपने अपना रफ ड्राफ्ट बनाया which also called the first draft. ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन कुड बी ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव जोटेड डाउन. ठीक है, पॉइंट्स बना दिए, तो आपने फिर जब खत्म हो गया तो आपने पढ़ा और उसके बाद आपने कंपेयर किया टू द ओरिजिनल पैसेज. एक बार जब आपने उसको पढ़ा, आपने देखा कि भाई क्या ये जो मेरे पॉइंट्स है, आर दे एक्यूरेट इनफ टू रिफ्लेक्ट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द ओरिजिनल पैसेज? इज इट इनफ टू stop the examiner from referring back to the passage if he hasn't read the passage? For example, will the examiner completely understand from my précis what the passage was telling or what the passage was talking about? These are the questions that you need to ask yourself once you write your first draft. ठीक है, जब आप अपने आप से जब ये सवालात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी précis कितनी रेलेवेंट है या कितनी नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा, अगेन 5वां पॉइंट, इफ यू थिंक आफ्टर रीडिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट दैट समथिंग इज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो आप करें उसको. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर एक्सट्रीमली इररेलेवेंट चीजें लिखी हुई हैं, तो इमीडिएटली उनको कट ऑफ करें. ठीक हो गया. सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेसी के अंदर कोई चीज ऐड होने वाली है, कोई अहम पॉइंट जो आपने पहले मिस कर दिया हो, इमीडिएटली उसको आप फटाफट लिख लें. ठीक है, उसके बाद ये जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने अपना वर्ड काउंट जो है वो जहन में रखना है. अपने रफ ड्राफ्ट का जब आप वर्ड काउंट करके नीचे लिखेंगे तो आपको पता होगा कि अगर मैंने एक और सेंट्रल पॉइंट ऐड करना है तो एक और सेंटेंस ऐड करने से क्या 50 पॉइंट्स और इंक्रीज हो जाएंगे या 30 पॉइंट्स और इंक्रीज हो जाएंगे, 30 वर्ड्स और इंक्रीज हो जाएंगे. और अगर उन 30 लफ्जों से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ रहा है आपके वर्ड काउंट पे, तो फिर आप नहीं कर सकते वो ऐड, या आप उसको छोटा करेंगे. वर्ड काउंट बहुत जरूरी है कि आपने अपने वर्ड लिमिट के अंदर रहना है, प्रेसी का पॉइंट लूज हो जाता है. ठीक है, इंप्रूव करें अपना ड्राफ्ट लिंग्विस्टिकली. कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको करेक्ट करें, कोई लैंग्वेज का कोई मसला है उसको करेक्ट करें. अगेन, ये आपके पास जितना टाइम आपने प्रेसी पे लगाना है, इंपॉर्टेंट आइडियाज को कनेक्ट करके, इंपॉर्टेंट आइडियाज को फिगर आउट करके आपने ग्रामर पे लगाना है कि भाई मेरी कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जो एग्जामिनर को गुस्सा दिला दे कि भाई इसको तो ग्रामर का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करना होता. ठीक हो गया. उसके बाद आइडियोलॉजिकली भी अपना ड्राफ्ट इंप्रूव करना है. बाय दैट व्हाट आई मीन टू से इज के आइडियाज आपके सही होने चाहिए. क्या जो वो प्रेसी कहना चाह रही है, क्या वो करेक्ट रिफ्लेक्शन है ऑफ द ओरिजिनल पैसेज और नॉट? इज इट अ समरी? Is it a collection of irrelevant ideas? Is it a collection of relevant themes? क्या चीजें हैं आपकी प्रेसी के अंदर, ये आपने उस टाइम पे फिगर आउट करनी है. ठीक है. अच्छा जी, एक्सक्यूज मी. उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद आप फाइनलाइज करेंगे अपना ड्राफ्ट और आप प्रेसी को आंसर शीट पे लिखेंगे. जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा वो बहुत नीट एंड क्लीन पेन से लिखा हुआ अपनी आंसर शीट के ऊपर होगा, विद द करेक्ट वर्ड काउंट, विद द करेक्ट ग्रामर, and with the correct ideas. ठीक हो गया. Make sure you don't make any mistakes. कोई गलती आपने उस वक्त नहीं करनी और आपका वर्ड काउंट जो है वो परफेक्टली फिट कर रहा हो. उसके बाद आखिरी जो चीजें आपने करनी है, you think of a suitable title to express the central idea and write it on the top of your précis. 2 चीजें हैं इसमें. टाइटल जो है आपका, उसकी वर्ड काउंट जो है वो 5 से 6 लफ्जों से ज्यादा ना हो तो बेहतर है. ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो दैट यू आर नॉट यूजिंग वन फुल सेंटेंस टू एक्सप्लेन द टाइटल. इसका मतलब है कि आप खुद भी क्लियर नहीं है कि टाइटल क्या है. ठीक है, तभी आप इसको इतना लंबा खींच रहे हैं. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है टाइटल लिखने में वो ये है कि आप
लंबा तो ना हो, लेकिन उस टाइटल के अंदर 2-3 चीजें ना हो, उस टाइटल के अंदर एक ही आइडिया हो. अगर आप 2-3 आइडियाज को स्क्वीज इन करने की कोशिश कर रहे हैं, then the examiner will automatically understand that you don't have a good grip on the pressing. You don't have a good grip on what you have written down, which is why you're trying to confuse the examiner by putting in several ideas, ताकि जी जो उसको सही लगे वो उसको पकड़ के करेक्ट कर दे. ऐसा नहीं करना. Pressy should always be very clear to the point, and it should show the decisiveness of your mind that you have understood fully and completely a particular passage. ठीक हो गया. उसके बाद काफी लोग जो है वो टॉप पे लिख देते हैं टाइटल, काफी लोग नीचे लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी अपनी मर्जी है, दैट्स वेरी इररिलेवेंट. जहां पे भी लिखना है आप लिखें. अक्सर सवाल आ जाते हैं कि जी मैम टाइटल टॉप पे होना चाहिए, बॉटम होना चाहिए, साइड पे लिखूं, मैं किधर लिखूं. दैट्स इररिलेवेंट. आप जहां पे भी आपको सूटेबल लगता है लिख ले. मोस्टली इट्स ऑन द टॉप और द बॉटम. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब आ जाइए प्रेसी जो होता है वो क्या होता है. दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार. It is a concentration of ideas from the original piece of writing. ठीक है, मेन आइडियाज देखें. इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेन आइडियाज. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप ओरिजिनल पैसेज से लेते हैं. और आखिरी चीज क्या है कि आप उसको बॉइल डाउन करते हो ताकि सिर्फ जो so that only the essence of the original remains. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वो रहे. Only the essence of the original passage remains. ठीक है. I hope this video was fruitful for you, and good luck for the next upcoming videos and for your exam as well. I'm calling, maybe I'm selfish. Out.